हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद या एनवायरनमेंटलिज्म एक व्यापक दर्शन है जिसकी विचारधारा का मुख्य केंद्र है पर्यावरण संरक्षण और इसका एकमात्र लक्ष्य है प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट का संरक्षण और उसमें हुए नुकसान का सुधार या रेस्टोरेशन। एनवायरनमेंटल मूवमेंट की मुख्य धाराएं हैं प्रदूषण का नियंत्रण और प्लांट्स और एनिमल्स की विविधता या बायोडायवर्सिटी की रक्षा। कुल मिलाकर एनवायरनमेंटलिज्म मनुष्यों और विभिन्न प्राकृतिक प्रणालियों के बीच के संबंधों को संतुलित करने का एक प्रयास है। और ये प्रयास बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी मानव जाति इस पर्यावरण पर निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जीवन की डोर ताज़ी हवा और स्वच्छ पानी और स्टेबल क्लाइमेट से बंधी है। आमतौर पर पर्यावरणवाद रिसोर्सेज या संसाधनों की सस्टेनेबिलिटी और इकोसिस्टम्स के संरक्षण की वकालत करता है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि मनुष्यों को प्राकृतिक पर्यावरण के सिस्टम्स के साथ कम से कम छेड़खानी करनी चाहिए और कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। पर्यावरणवाद और पर्यावरण संबंधी क्रियाओं को अक्सर हरे रंग द्वारा दर्शाया जाता है और इसीलिए आप जहां भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपको उसके लेबल्स पर ग्रीन कलर दिखाई देगा। लेकिन इसी बात का फायदा कई स्मार्ट मार्केटिंग मैनेजर्स इस रंग का अनुचित उपयोग करके उठाते हैं। वे इको फ्रेंडली और बायो जैसे वर्ड्स लिखकर और ग्रीन कलर के लेबल्स और मार्केटिंग गिमिक्स और एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा ग्रीन कंज्यूमर्स की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी को ग्रीन वॉशिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसा कि आप समझ सकते हैं ब्रेन वॉशिंग का रूपांतर है। जहां पश्चिमी देशों में एनवायरनमेंटलिज्म एक रीसेंट मूवमेंट है, वहीं हमारे देश में ये सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसे भारतीय समाज में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों में से एक माना जाता है, हमें बताता है कि पूरी की पूरी वसुधा या हमारी पृथ्वी एक विशाल परिवार है, जिसका अर्थ है कि किसी एक व्यक्ति के कार्य इस वसुधा पर रहने बसने वाले अन्य सभी जीवित प्राणियों और इस ग्रह के वातावरण को प्रभावित करते हैं। और ये अवधारणा ये भी बताती है कि हम आंतरिक खुशी और दिमागी शांति तभी हासिल कर पाएंगे जब हम सभी इंसान इस वसुधा को सचमुच एक बड़ा परिवार मानेंगे, एक कुटुंब मानेंगे, एक इंटरकनेक्टेड सोशल सिस्टम मानेंगे। इस अवधारणा के अलावा जैन धर्म ने भी पर्यावरण संरक्षण के विचार को विकसित किया। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले जब भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की तो उन्होंने इस धर्म की नींव उन्हीं मूल्यों पर रखी जिनकी चर्चा आज के एनवायरनमेंटलिस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए जैन धर्म अहिंसा और जीवन की सुरक्षा पर बल देता है और ठीक उसी तरह आज के पर्यावरणविद पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं। इसी तरह हिंदू धर्म भी सभी जीवित प्राणियों के बीच एक सहजीवन, एक सिम्बायोसिस की बात करता है। हिंदू धर्म मानवीय जीवन के मूल में पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश या अंतरिक्ष की सक्रियता की बात करता है और इन्हीं प्रक्रियाओं की चर्चा आज के एनवायरमेंटलिस्ट भी करते हैं। लेकिन जहां प्राचीन भारत में एनवायरनमेंटलिज्म रिलीजियस फिलॉसफी का एक हिस्सा था, वहीं यूरोप में एनवायरनमेंटलिज्म की शुरुआत पर्यावरण द्वारा दंडित किए जाने के बाद हुई। ये कोई नई बात नहीं है। हम इंसान आमतौर पर किसी चीज को खोने के बाद ही उसका सही मूल्य समझ पाते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के गुजर जाने के बाद ही उस व्यक्ति के महत्व को समझ पाते हैं। इसी तरह यूरोपियंस ने भी पर्यावरण के मूल्य को समझना तब शुरू किया जब उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के गंभीर खतरों को देखा और समझा। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने सन 1272 में लंदन में कोयला जलाने पर प्रतिबंध लगाया और उन्होंने ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि तब तक इसका धुआं लंदन के लोगों के लिए एक समस्या बन गया था। इसी तरह पर्यावरण के आंदोलन की वास्तविक उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई।
उस वक्त बड़े कारखानों के उद्भव से और कोयले की खपत में वृद्धि की वजह से एयर पॉल्यूशन अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था और उसके चलते औद्योगिक केंद्रों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ने लगा था। वर्ष 1900 के बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट को नदियों में बड़े स्तर पर प्रवाहित किए जाने की वजह से यूरोप की नदियों का प्रदूषण हिस्टोरिक लेवल्स पर पहुंच गया और इसीलिए आज से 100 वर्ष पहले लंदन की थेम्स नदी को अ ग्रेट सिंक और यूरोप की राइन नदी को द बिन ऑफ यूरोप कहा जाता था। पर्यावरण के इस बदलाव को देखकर कई लोग चिंतित हुए और औद्योगिक शहरों में कई विशेषज्ञों और समाज सुधारकों ने वर्ष 1890 के आसपास पर्यावरण की सुरक्षा करने का और प्रदूषण को कम करने का मुद्दा उठाया और अगले कुछ दशकों के दौरान इसने ग्रासरूट मूवमेंट का रूप ले लिया। यहां यह कहना जरूरी है कि उस समय उन एनवायरनमेंटलिस्ट का असली ध्यान वाटर और एयर पॉल्यूशन पर ही केंद्रित था, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद फैक्ट्रियां चलती रहीं और कोयला जलता रहा और आसमान में धुएं के बादल फैलते रहे। ब्रिटिश सरकार को पर्यावरण के बारे में सीरियसली सोचने का ख्याल तब आया जब सन 1952 के द ग्रेट स्मॉग ने लंदन शहर में लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया। इसके चलते 6000 से ज्यादा लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। इस भयंकर दुर्घटना के बाद लंदन की संसद ने 1956 के क्लीन एयर एक्ट को पारित किया। इसके चलते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नए तरीकों पर विचार किया गया और लोगों को कोयला न जलाने के लिए और उसके विकल्प ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मित्रों, पर्यावरणवाद ने सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों से और भगवान महावीर की शिक्षाओं के बाद से एक बड़ा लंबा सफर तय किया है। आज पर्यावरणवाद इतना बड़ा आंदोलन बन गया है कि इसने लोकप्रिय संस्कृति या पॉपुलर कल्चर को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए आज मिस अर्थ जैसी प्रतियोगिता पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी दुनिया के 4 बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स हैं, मिस इंटरनेशनल, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ। इनमें से मिस अर्थ एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता है जो एनवायरनमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करती है और इसके फोकस के कारण मिस अर्थ टाइटल जीतने वाली महिला उस 1 वर्ष के दौरान पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। वे स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्यावरण के महत्व को समझाती हैं, वे पेड़ लगाने की गतिविधियों में भाग लेती हैं, वे एनवायरनमेंटलिज्म के मुद्दे पर आयोजित वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लेती हैं और एनवायरनमेंटल फेयर्स को प्रमोट करने में अपना योगदान देती हैं। इसके अलावा वे मिस अर्थ फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य पर्यावरण संगठनों के लिए प्रवक्ता के रूप में भी काम करती हैं। इसी तरह मिस अर्थ फाउंडेशन, ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जैसी एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करती हैं। हमारे देश में मिस डिवाइन ब्यूटी नामक संस्था मिस अर्थ के भारतीय प्रतिनिधि को चुनती है और इस वक्त हमारे देश की मिस अर्थ इंडिया टाइटल होल्डर हैं तेजस्विनी मनोगना। और जहां पॉपुलर कल्चर की बात चल रही है तो वहीं ये बताना भी जरूरी है कि इनसे भी कई वर्ष पहले रिवर पॉल्यूशन के मुद्दे को बड़े अच्छे तरीके से उठाया था बॉलीवुड के महानतम डायरेक्टर्स में से एक राज कपूर ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। तो मित्रों, ये तो था एनवायरनमेंटलिज्म पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक की, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।